child development. Most important work of a teacher. बताइए, most important work of a teacher is to organize teaching work, to deliver lecture in a class, to take care of children, to evaluate them. बताइए. आप बताइए क्या हो सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर जब पूछा जा रहा है तो टीचर का काम क्या है? टीचिंग. टीचर का काम है टीचिंग, और टीचिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं. यू एज अ टीचर, when you are organizing your teaching work, you have to take care of the whole class and all the activities of the classroom interaction. So one of the activities of the classroom interaction is to deliver a lecture in the class. आप lecture देंगे, then जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, you have to take care of them also and you have to evaluate the students also. So all you have to do is to first organize your teaching work so that you can do all these things. ठीक है? तो आपका लॉजिक जो वर्क करता है, you have to channelize it. इस तरीके के आपको बहुत एग्जाम्पल आएंगे, बहुत रैशनल लेना पड़ेगा, अपने दिमाग में भी बहुत समझना सोचना पड़ेगा कि क्या चीज टॉप प्रायोरिटी पे है. Which is the most comprehensive thing जो सब चीजों को encompass कर देगी. So your answers will be based on that. कौन सा? एक बार बता दो कि कोई बच्चे में है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज बहुत आता है बच्चे को वो ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क. एक पॉइंट बता देंगे क्यों आपको नहीं पढ़ाना है. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू be very vigilant, be a good listener and a good reader also. जितना लिखा हुआ है, आप स्कूल में बच्चों को आपने खुद सुना होगा, आपके टीचर से कहा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना. और आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा और आंसर लिखना शुरू कर दिया. होता है, बच्चों की टेंडेंसी होती है. इवन यू पीपल, व्हेन यू आर आंसरिंग समथिंग, रीड द एंटायर क्वेश्चन. Get into a habit of understanding the whole thing. In fact, there are places, if you go to Regional Science Center, वहाँ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर वर्ड्स उल्टे लिखे हैं, आधा अधूरा लिखा हुआ है, बीच के वर्ड्स गायब हैं, बट स्टिल पढ़ने वाला उसे पूरा पढ़ता है. तो हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वी टेक थिंग्स एज अ होल. गेस्टाल्टिस्ट व्यू, गेस्टाल्ट थ्योरी अप्लाई करते हैं कि हमें ट्राइंगल की तीन लाइनें दूर दूर भी दिखी तो हम उसको ट्राइंगल समझ लेते हैं. बट एक्चुअली वो इतना ट्राइंगल होता है, और उस पैराग्राफ में भी देखेंगे तो बहुत सी गलतियां हैं, बट हम उसको क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमारी आंखें उसी तरीके से अकोमोडेट कर लेती हैं और हमारा दिमाग तेजी से चलने लगता है. बट एग्जाम में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते. So you have to study each and every aspect of the question. चारों आपने पढ़े नहीं, आपने पहले पे टिक करके तो गैस वर्क कर रहे हैं, तो फिर तो गैस से नंबर भी तो मिलेंगे. In this you can't afford guesswork. You have to be in practice. Plus, at this level, whatever you have studied, your intention has to be very different. You have to qualify that test and the applied form of test. You cannot get over it. आप बच नहीं सकते कि अरे टिक लगा दो, देखा जाएगा बाद में कैसा आ रहा है. लास्ट में 107 मार्क्स आया लास्ट में. इम्प्रूवमेंट नहीं किया, 92 किया है. 107 to 92 का कम हो गया. सो एंड राइट, बस ये है कि नॉलेज का अप्लाइड फॉर्म, और वो भी आपका ब्रॉड विजन. यू जस्ट कांट फोकस ऑन वन सिंगल ट्रैक. आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप 10 लोगों के एंगल से बातों को सोच सकें. राइट, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए, कम से कम 4 लोगों के एंगल से सोचें. राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि whenever you are handling a question, you have to keep in mind all the 4 aspects and the 5th one of the question. Fifth of the question also. का बेस है. बेस. आपको 4 ऑप्शन आना चाहिए. आप 4 ऑप्शन क्या, ऑब्वियसली 1 to 5th वाला अपने आप में क्वेश्चन में ही इंटेंडेड रहता है ना. तो 5 एंगल से आप चीजों को
You have to have that broad vision, and I have always been telling my students that they have to have a broad vision. आप केवल narrow focus view में नहीं सोच सकते. आप ये नहीं सोचते मैंने ऐसा कहा तो दूसरे ने ऐसा समझा. हो सकता है उसने ऐसा भी समझा. Like I keep giving an example also. If one object is shown to you, supposing an apple is shown to you, all of you sitting over here will have, if I ask you your feelings about that particular object, apple, 10 people sitting here will be giving 10 different answers, isn't it? The object is the same. It's maybe where apple है, but somebody will say that I relish apple. Look at the color, it's so beautiful. Somebody will say the taste is good. Somebody will say I don't like apples because I've been eating them when I was sick. There are different varieties of apples, so you will get a variety of answers, but that object remains the same. So here you have to have that kind of vision, the wide vision, where you can really understand कि उस question के अंदर वो किस एंगल से, किस इंटेंशन से कहा जा रहा है, क्या इंटेंशन हो सकता है पूछने का, क्या निकलवाना चाह रहा है एग्जामिनर. बिकॉज ये क्वेश्चन किसी ने बनाए हैं, कोई किसी ने स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका लेवल क्या था, वो किस एंगल से सोच रहा है, राइट. सो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ वाइड विजन, वास्ट व्यू, प्लस कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. दूसरे के एंगल से भी चीजों को समझना और इंटरप्रेट करना आना चाहिए. बेसिक चीज आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया होना चाहिए. चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे बढ़ते कैसे, बच्चों की सोच कैसी है, माँ बच्चे को डांट देती है, मदर स्कोल्ड द चाइल्ड, उसने सीरियसली उसको नहीं लिया, उसके बाद अपने बच्चे को बुला लेती है, बट द चाइल्ड हैज फेल्ट इट. आप देखते हैं छोटे बच्चे दे गो इनटू सुसाइड, घर से भाग जाते हैं. जरा सी बात कही द पेरेंट्स रिग्रेटेड लेटर ऑन, हमने कोई इससे कोई कहा था कि वो ऐसा कर ले, बट द चाइल्ड्स माइंड हैज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स. सो इंटरप्रिटेशन मैटर अ लॉट. नहीं, टीचर कब क्या बोल रहा है और बच्चे उसको किस एंगल से समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दैट कैन ओनली कम व्हेन यू आर डिस्कसिंग these things with somebody. Somebody is teaching you with that aptitude, right? Somebody is discussing those things. You see children growing up, so you have to keep a track on how they grow, how they understand things, how they interpret and how they misinterpret things. क्योंकि मिसइंटरप्रिटेशन भी हो जाता है. आप अपने दोस्तों से कभी कुछ कह देते हो और लड़ाई हो जाती है आपस में, तो आप कहते नहीं हमने ऐसे थोड़ी कहा था, इसमें हमारा ये मतलब थोड़ी था. ये बात आपको बतानी पड़ती कि ये आपका मतलब नहीं था, लेकिन उस दोस्त ने तो गलत समझा हुआ होता है, क्योंकि उसने जो समझा हुआ होता है वो उसी से समझा होता है जो आपने कहा. आपका मतलब कुछ भी रहा हो, बट आपने जो कहा, उसने जो सुना, उसने उसका मतलब उससे जोड़ लिया. Then you go and apologize after the I'm sorry if you felt bad, but I did not intend this. मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ. आप हो गए हर्ट तो वो एक अलग बात है, राइट. For that I am sorry. So you go and explain, give explanation. So here also you have to have a wider vision. जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा वाइड विजन होता है, जो ज़्यादा एंगल से सोच लेता है, वो अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, over the years you also gain a lot of experience. आपने क्लासरूम में पढ़ाया होगा, you have seen children behaving. कोई बच्चा बहुत शैतान होता है, सीधे ही नहीं बैठता क्लास में, और आप कहते हैं नहीं हमें तो पढ़ाना है, हमें तो 40 मिनट्स का वो लेक्चर कंप्लीट करना है. तो आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं अच्छा बाहर जाओ, गो गेट आउट ऑफ द क्लास. दिस इज नॉट सॉल्यूशन. व्हाट इज द अदर? व्हाट इज द अदर? यू से अच्छा गो स्टैंड इन दैट कॉर्नर. Put your finger on your leg. What else? What else can be the solution? आप अपने दिमाग में उस बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं. एक सोच सकते हैं कि इसके मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं था, एक ही बहुत शैतान है और ये सीधे नहीं बैठता. ठीक. और किससे चीजें हो सकती है, इसका इंटरेस्ट नहीं, किसी काम में बैठते ही मन ही नहीं लगता है इसका, ये चंचल स्वभाव का. चौथी चीज आप ये भी सोच सकते, हो सकता है इस बच्चे को कहीं परेशानी हो रही हो,
उससे हो सकता है उसके पहले जो चीजें पढ़ाई गई हो वो उसे आती ना हो, इसलिए वो आगे आने वाली चीजों को नहीं समझ पा रहा है। या मे बी पांचवी चीज ये भी हो सकता है हम जो पढ़ा रहे हों वो अच्छा ना पढ़ा रहे हों, बाकी बच्चे डर के मारे बैठे हों, ये डरता नहीं है तो इसलिए शैतानी कर रहा है क्योंकि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। बिकॉज द टीचर्स इम्पैक्ट इज सीन व्हेन यू कैन गाइड द क्लासरूम, यू कैन होल्ड द क्लास। कुछ टीचर्स डर के मारे जरा सा आम दिखा भी देंगे चलो ना वो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर। Children remain quiet in the class or they are attentive or they listen to you only when you give them something of good quality. जो उनके बेस को कवर करे और आगे कुछ नया बताए। So for that it is important that you have to have a wide vision. You have to have the capacity of understanding all the different aspects. 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा कौन सा है वो आपको सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। Right? Then only you can qualify an exam of this kind. And believe me, this is CTET, but अब आगे के जितने competitive exam हैं सबका पैटर्न इसी तरीके का आ रहा है। Everywhere knowledge is not only for knowledge. अभी आपने latest सुना होगा CBSE में उन्होंने latest change क्या लाया है? बताइए। CBSE का latest change क्या है? Anybody here? आपको मालूम है लेटेस्ट क्या चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं लोग 12th के एग्जामिनेशन में, 10th के में 12th में ओपन बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम हैव यू हर्ड ऑफ इट? 10th में देयर विल बी सीबीएसई में बोर्ड में दे आर अलाउइंग बुक्स टू द स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स कैन ओपन देयर बुक्स एंड राइट देयर एग्जाम। Do you think students will be successful? क्यों? और किताब खोल के लिखने को मिल जाए इससे अच्छा क्या बात है? आपको 10 किताबें दे दी जाए और आपसे कहें उसमें से कॉपी करके लिख लें तो कॉपी भी आप तभी कर सकते हैं। नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। कॉपी भी आप तभी कर सकते हैं और उससे निकाल भी तभी सकते हैं जब आपका पहले से पढ़ा हो। सो योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर इवन इफ यू आर प्रोवाइडेड एवरीथिंग। आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करते हैं, गूगल खोल के तो बैठ जाते हैं, फिर भी आप उसमें से कुछ नहीं निकाल पाते। कई बार ऐसा होता है ना, यू कांट गेट द राइट मैटर दैट यू वांट। व्हाई? बिकॉज आपको उसमें वो शब्द टाइप करने नहीं आते जिसको टाइप करने पे सही मैटर मिल जाए। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की यू हैव टू चूज द राइट वर्ड जिनसे आपको राइट आंसर मिले। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मैटर, दिस इज ओशन ऑफ नॉलेज ऑन द इंटरनेट, बट देयर इज अ वास्ट set of knowledge in the books, but the children will not be able to take them out unless and until they know their applied form. उसको apply करना है because the questions will be very tricky and very difficult, and you people are going to be future teachers, isn't it? आप CTET करने के बाद क्या करेंगे? जॉब ही तो चाहेंगे टीचर लाइन में। So you have to train your students in that manner where they can go in for those kind of things. All knowledge will become applied knowledge from now on. The teachers cannot mug up from books and write their answers and feel satisfied कि हाँ 90% number मिल गया या 70% number मिल गया। No, it has to be of practical utility, right? So that practical utility will come only when you are understanding. Somebody is explaining those actual real situations with you. They are discussing it. इसीलिए टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। Somebody who can not only help you to understand what is written in the text,